फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। कल जो वीडियो दी थी वो मैंने बैटल ऑफ प्लासी की दी थी और मैंने कहा था कि बैटल ऑफ प्लासी को देने के बाद मैं बैटल ऑफ बक्सर ज़रूर दूंगा, बिकॉज यही दो ऐसी बैटल थी जिसके पास 200 सालों तक ब्रिटिश राज का जो सूरज था वो कभी अस्त नहीं हुआ। 200 सालों तक तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो बैटल ऑफ प्लासी पर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा और आपने काफ़ी सपोर्ट किया उस वीडियो को, और कीजिए। और बैटल ऑफ प्लासी में आप बैकग्राउंड जान गए होगी कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी एक पॉलिटिकल पावर बनकर अपना इम्पीरियलिज्म यानी अपना विस्तार कर रही थी इंडिया में, और अपने व्यापार को अन्य कंपनियों के बजाय और मजबूती से पैर जमाते हुए आगे बढ़ा रही थी। तो बैटल ऑफ बक्सर ने ताबूत में आखिरी कील का काम किया और अंग्रेज़ों का काम बहुत सरल कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास अब डायरेक्ट पावर आ गई थी। पहले वो नहीं चाह रहे थे कि वो राज करें, उनकी बस एक ही चाहत थी कि बस वो व्यापार करे, पैसा पैसा खूब कमाए और ले जाए इंडिया से। मतलब जो सूती वस्त्र वगैरह थे और मसाले वगैरह थे, उनको मेजर यही व्यापार करना था और निकलना था, उनको बस पैसा छापना था। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद उनका माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ और अब वो राजपाट में भी घुसे यहाँ पे। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर को पढ़ते हैं। बिहार में बक्सर था लेकिन उस समय बंगाल का ही पार्ट था। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड को जान लेते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर से पहले की क्या कहानी थी, वो आप जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा रिपीट करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी में जो नवाब सिराजुद्दौला था वो मारा गया था। ठीक है, क्यों मारा गया था? मीर जाफ़र उसका सबसे बड़ा रीज़न था। उसने मुखबरी कर दी थी और इसके चक्कर में सिराजुद्दौला को मरना पड़ा बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में, आखिरी स्वतंत्र नवाब। और फिर मीर जाफ़र जो था भाई, वो कंपनी का पपेट नवाब बन गया। कुछ इस तरीके से उसकी हालत हो गई, जैसा चाहा वैसा नचा दिया। बड़ी खुशी से ये नवाब बने थे कि हाँ भाई मैं नवाब बनूंगा, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कमांडर इन चीफ था पहले सिराजुद्दौला का, और बोला कि अब मैं नवाब बनूंगा, गद्दी पे बैठूंगा। लेकिन इसकी गद्दी पे काफ़ी कील बिछा दी कंपनी ने। उन्होंने सिर्फ इसको लूटा, सिर्फ इससे अपना काम निकलवाया कि भैया तू बैठा रहे गद्दी पे सजावट के लिए। ये ना पीस ऑफ शोकेस था, ये बस सजावट के लिए लगा रखा था इसको नवाब की कुर्सी पे। असली काम तो कंपनी कर रही थी। अब मीर जाफ़र की कंपनी से परेशानी। मीर जाफ़र ने हालांकि स्टार्टिंग में खूब कंपनी को, जो कंपनी ने मांगा वो कंपनी को दिया, लेकिन भाई जनता भी तो इसकी बहुत उपहास करती थी कि यार ये नवाब है, काहे का नाम का नवाब, असली नवाब तो अंग्रेज़ निकले। ठीक है, तो इसको अपनी थोड़ी पोजीशंस भी होल्ड करनी थी। इस चक्कर में कंपनी से परेशान था। मीर जाफ़र ने काफ़ी जो ब्रिटिशर्स की डिमांड थी वो समय समय पर फुलफ़िल करता रहा। ब्रिटिशर्स की एंडलेस डिमांड थी जिसको मीर जाफ़र बेचारा अपने हाथों से फुलफ़िल कर कर ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचाता रहा। लेकिन ये डिमांड देते देते उसको ऐसा लगा कहीं मैं भिखारी ना बन जाऊँ, कटोरा ना आ जाए मेरे हाथ में। उसने बोला यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसने सोचा यार इस ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, निपटाना पड़ेगा इसको। अब उसने कुछ प्लानिंग की। अब उसकी प्लानिंग देखो। मीर जाफ़र को मिला डच ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी से इसने साथ मांगा कि भाई उस समय भाई यूरोप में भी युद्ध चल रहा था और सेवन वॉर करके कुछ चल रहा था यूरोप में भी, और सारी कंपनियां आपस में भिड़ी रही थी व्यापार को बढ़ाने के लिए इंडिया में। तो डच ने बोला यार अच्छा मौका है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर भगा दूंगा मैं, और नवाब तो साथ दे ही रहा है, तो मेरा व्यापार अच्छा खासा बन सकता है। अब भाई ही इन्वाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी भाई कि तू आ और रिमूव कर दे ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से बड़ा परेशान कर रखा है। अब भाई बैटल ऑफ चिंसूरा हुई किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अब तुम्हें पता है कि अंग्रेजों का किस्मत कितनी, मतलब उनके तो जितने भी ग्रह नक्षत्र थे सारे उनकी झोली में थे। तो बैटल ऑफ चिंसूरा में डच को मार के भगा दिया कि चलो भाई तुम्हारा काम हो गया। अब तुम्हें क्या लगता है, मीर जाफ़र ने जो डच को बुलाया था उसके बाद मीर जाफ़र को ये लोग छोड़ने वाले थे? सीधा ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई मीर जाफ़र तेरा टाइम ख़त्म, तू निकल, अब गद्दारी कर रहा है हमसे, तू निकल। और फिर रॉबर्ट क्लाइव की एक और कूटनीति। उसने बोला नवाब बनेगा, और इस बार किसको बोला? मीर कासिम को। मीर कासिम कौन? मीर जाफ़र का दामाद। उसको बोला कि नवाब बनेगा। इसने बोला हाँ दो ना मौका दो ना, मैं तुरंत बनूंगा नवाब, मुझे तो नवाब बनना ही है। ये देखो, ये इसे कहते कर्मा। मीर जाफ़र ने धोखा किया सिराजुद्दौला से, और वहीं मीर कासिम जो उसका दामाद था उसने धोखा कर दिया मीर जाफ़र से। ठीक है, अब इसके बाद ये तो होना ही था। मीर जाफ़र ने घर पे पकड़ा होगा कि भाई गद्दारी कर रहा है मुझसे। ये जोक सा पार्ट है, याद करने की ट्रिक है कि कैसे गद्दी चेंज हुई थी। ठीक है, मीर कासिम की कंपनी से परेशानी। अब देखो, जो परेशानी मीर जाफ़र के साथ थी वही शुरुआत में मज़े मज़े में तो मीर कासिम ने बोल दिया कि हाँ मैं मीर कासिम यानी दामाद ऑफ मीर जाफ़र,
उसने बड़े स्टार्टिंग में प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भी मैं नवाब बनने को तैयार हूँ, लेकिन उसको पता चल गया कि कांटों का ताज है ये बिल्कुल, और बिल्कुल कीले घुसी पड़ी हैं जो बैठने की जगह इनकी। तो उन्होंने मीर कासिम ने सोचा यार ये क्यों परेशान है। मीर जाफ़र भी परेशान था, मैं भी परेशान हूँ। उसका रीज़न यही है कि कंपनी की एंडलेस डिमांड है। कतई भूखे आदमी थे कंपनी वाले, तो इनको तो खूब चाहिए, इनको तो बस अपना पेट भरना कैसे कैसे करके। तो मीर कासिम की कंपनी से परेशानी थी, इसने भी खूब डिमांड फुलफ़िल करी, कंपनी की तबाह की डिमांड फुलफ़िल करी। जो डिमांड देते मीर कासिम को, मीर कासिम उसकी डिमांड फुलफ़िल करता। लेकिन ये भी सोच रहा है यार, ये भी सोच रहा है कि मैं भी कहीं कटोरा लेके भीख ना मांगने पे आ जाऊँ, क्या नवाबी रहेगी मेरी, कुछ तो है ही नहीं शौक नवाब वाले। तो इस ये भी परेशान हो गया, और इसने भी सेम मीर जाफ़र की तरह सोचा कि यार इस ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ये एक कदम आगे बढ़ गया, और इसी के कारण बैटल ऑफ बक्सर भी हुई। तो देखते इसने क्या क्या कदम उठाए। मीर कासिम ने कुछ फैसले लिए, ठीक है। सबसे पहला अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दी, ताकि ब्रिटिशर्स से थोड़ी दूरी बनाई जा सके और अपना प्रभुत्व जमाया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था इसका। और अपनी आर्मी को इसने मजबूत किया, यूरोपीय ढंग से उनको प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी, और अपनी आर्मी को गुरगिन खान एक आर्मी में था उसके कंट्रोल में रखा। यानी कुल मिलाकर अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रहा था धीरे धीरे करके। इसके अलावा एक सबसे खतरनाक फैसला जो इसने लिया, जिसके बाद ब्रिटिशर्स तो इसके ऊपर मुंह भाकर बैठ गए कि बेटा अब तू गया। इसने क्या किया, टैक्स जीरो ट्रेडिंग फॉर ऑल, मतलब आर्थिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को कमज़ोर करने के लिए जीरो टैक्स ट्रेडिंग फॉर ऑल कर दिया। यहाँ पे जीरो टैक्स ट्रेडिंग फॉर ऑल होना चाहिए था, मतलब सबके लिए टैक्स जीरो कर दिया। फारूक शियार ने एक, याद है आपको, पॉलिसी निकाली थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स नहीं देगी, फ्री में व्यापार करेगी। लेकिन बाकी जो लोकल ट्रेडर वगैरह थे उन सबको भी काफ़ी टैक्स, 30-40% टैक्स देना पड़ता था। तो यहाँ पे मीर कासिम ने सोचा यार ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक रूप से कमज़ोर करते हैं, तो उसने सबके लिए टैक्स माफ़ कर दिया कि भाई कोई मत टैक्स दो, सब व्यापार करो, मुफ्त में करो, कस्टम ड्यूटी फ्री, मज़े करो। अब सबको जब बिना टैक्स, जीरो टैक्स वाला व्यापार करने का मौका मिला, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ा गुस्सा आया कि यार ये तो बहुत बड़ी गद्दारी कर रहा है, ये मतलब हमने इसे नवाब बनाया और ये हमारी काट रहा है। तो अब इसके बाद रिएक्शन तो बनता ही था। ईस्ट इंडिया कंपनी पकड़ा कॉलर मीर कासिम का और बोला गद्दारी करेगा भाई, गद्दारी कर बे, है हमसे गद्दारी कर बे, मतलब हमसे गद्दारी कर रहा है तू, हमने तुझे नवाब बनाया और तू सबका टैक्स फ्री करके हमारे जो व्यापार है उसको ठप करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद मीर कासिम के साथ छोटे मोटे युद्ध भी हुए थे, मतलब हल्का फुल्का उसकी थोड़ी पिटाई वगैरह भी हुई थी। तो ये अवध भाग गया था और अवध के नवाब के पास पहुंचा मदद मांगने। अब यहाँ से इसने एक और स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करी, लेकिन ये वो बंदा था जो हमेशा सबको आगे ढकेल के खुद पीछे आ जाता था। ये इसकी खासियत थी, ठीक है। ये ग्रुप असाइनमेंट में वो बंदा है कि जब ग्रुप असाइनमेंट चल रहा होता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ग्रुप असाइनमेंट में मेहनत करने वाले आगे हैं, ये पीछे हैं, लेकिन जब क्रेडिट की बात होगी तो ये तुरंत सबसे फ्रंट लाइन में आ जाएगा। तो इसने किससे मदद मांगी थी, सूजा उद दौला जो नवाब ऑफ अवध था उससे हेल्प मांगी, ठीक है। और नवाब ऑफ अवध ने इसको हेल्प देने के लिए कह दिया कि हाँ चलो मैं तुम्हें हेल्प दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मदद करने को तैयार हूँ। अब एक मुगल किंग था शाह आलम II, इसने भी कहा कि यार मैं भी तुम्हें हेल्प करूँगा, मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा, मैं मदद करने को तैयार हूँ। अब मीर कासिम ने सोचा एक से भले दो, दो से भले तीन, दो से भले तीन, तीनों की आर्मी लगभग 40,000 की आर्मी, 10,000 की आर्मी जो ब्रिटिशर्स की है उसको तो खदेड़ देगी आराम से। ये बड़े ओवर कॉन्फिडेंस थे, लेकिन ये जीत जाते। पर मीर कासिम, अब उसका मैं बताता हूँ कि इसने आगे क्या किया, आपको भी थोड़ा गुस्सा ही आएगा इस पर। तो बैटल ऑफ बक्सर 1764, अक्टूबर 1764, तो बैटल ऑफ बक्सर हुई। अब बैटल ग्राउंड देख लेते हैं कि भाई कहाँ थी लोकेशन। बैटल ऑफ बक्सर की लोकेशन थी बनारस के ईस्ट में, यानी पूर्व में बक्सर एरिया में। यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर हुई। अब बैटल ऑफ बक्सर में एक तरफ तो थी जॉइंट आर्मी ऑफ मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम II, और दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव उस समय वापस ब्रिटेन चले गए थे छुट्टियों पर, और वो युद्ध के बाद ही आए थे इलाहाबाद की संधि पे। तो हेक्टर मुनरो सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो हेक्टर मुनरो के साथ 10,000 ब्रिटिश ट्रूप थे, और इन दोनों के बीच में भिड़ंत हुई बक्सर में। अब परिणाम जान लेते हैं भाई। बैटल ऑफ बक्सर जैसे शुरू होती है, मीर कासिम कहता है भाई अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया। गायब उधर मार पड़ रही है दोनों नवाब और मुगल बादशाह में, और ये भाई सब दुम दबा के निकल लिए, गायब हो गए, या ज्वाइन ही नहीं करी, अपनी आर्मी नहीं भेजी। बड़े चालू आदमी। अब इसका परिणाम क्या हुआ, सूजा उद दौला और मुगल किंग शाह आलम II ने सरेंडर कर दिया हेक्टर मुनरो के आगे और ब्रिटिश ट्रूप्स के आगे, आर्मी के आगे, कि भैया हमें माफ़ कर दो, माफ़ी दे दो भैया, और हम नहीं लड़ेंगे आज से। अब भाई ये तो हुआ, जिसने आग लगाई वो तो भग गया, और जो बंदे कूद गए जोश जोश में वो फंस गए, ठीक है।
अब बैटल ऑफ बक्सर का रिजल्ट देख लो। बैटल ऑफ बक्सर का रिजल्ट था द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब रॉबर्ट क्लाइव वापस आते हैं ब्रिटेन से और देखते हैं अरे वाह भाई वाह, बहुत युद्ध वगैरह हुए हैं, चलो ट्रीटी कर ले थोड़ी सी। बड़ा चालू आदमी, सारे काम का सफाई करने आया। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, 2 ट्रीटी हुई थी इलाहाबाद में भी। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो 12 अगस्त 1765 को हुई थी, किसके साथ हुई थी? शाह आलम सेकंड के साथ। और सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 16 अगस्त 1765 में हुई थी, किसके साथ हुई थी? नवाब ऑफ अवध के साथ। अब इसमें कुछ डिमांड्स रखी गई थी भाई, ट्रीटी है तो डिमांड तो पक्की रखी जाएगी। और डिमांड किसकी तरफ से? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो भाई शाह आलम से इन्होंने बोला कि भाई दीवानी राइट्स दे दो हमें बंगाल, उड़ीसा और बिहार के। बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे थे ये, दीवानी राइट बंगाल के, उड़ीसा के और बिहार के। मतलब सारा टैक्स कलेक्शन, सारी जिम्मेदारी अब ईस्ट इंडिया कंपनी की। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को तो अब ब्रिटेन वगैरह से पैसा लाने की ज़रूरत ही नहीं है, सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा सिस्टम तो इनके पास मौजूद है। और वहीं कोरा और इलाहाबाद मांग लिया नवाब ऑफ अवध से, बोला कि भाई तुझे अवध वापस कर दूंगा, कोरा और इलाहाबाद दे मेरे को, और युद्ध की भरपाई कर। लगभग 40-50 लाख रुपए जो थे, युद्ध की पूरी भरपाई तू करेगा। तो दोनों से काफ़ी रॉबर्ट क्लाइव ने चालाकी से, अपनी क्लेवरनेस से ये चीज़ें मांग ली। और इस तरीके से बैटल ऑफ बक्सर का रिजल्ट किसके खाते में जाकर गिरा? ब्रिटिशर्स के खाते में जाकर गिरा। और उसके बाद जब एंड में 17, इसके बाद एक कहानी और थोड़ी सी है जो मैं बता दूं। 1765 में जब मीर जाफ़र, और जो अब देखो इसको क्या नाम है, मीर कासिम के बाद मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया गया था कि चल भाई तू ही नवाब बन जा। मीर कासिम ने तो गद्दारी कर दी, उसके चक्कर में बैटल ऑफ बक्सर हो गई। तो मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। और इस बार मीर जाफ़र जब 1765 में मरे तो उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने खुद ऐलान कर दिया कि यार हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने अपने कठपुतली नवाब बिठाए रखे, बट अब सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। और तुम्हें पता है रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत पैसा इकट्ठा किया था यहाँ से, और इसी वजह से उसको नवाब कहते थे। नवाब, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है नवाब का, नवाब, ठीक है। बहुत पैसा इकट्ठा किया था। जब भारत आया था लगभग 18-19 के आसपास की उम्र का था, और जब गया यहाँ से तो काफ़ी पाउंड पैसा जमा करके गया। ये NCERT में लाइन है, काफ़ी पैसा का जमा करके गया था यहाँ से, और इसको नवाब कहते थे। और इसने खुद ने स्टेटमेंट दी थी कि अब हमें ही नवाबी संभालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था आपका बैटल ऑफ बक्सर का रिजल्ट। और इसके बाद ताबूत में आखिरी कील गड़ी और ब्रिटिश राज 200 सालों तक खिसता चला गया बिना किसी दिक्कत परेशानी के। एक बार दिक्कत परेशानी 1857 में आई थी मेन, उसके बाद तो ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट परेशानी आई नहीं थी। तो ये था बैटल ऑफ बक्सर। आई होप आपको ये बैटल ऑफ बक्सर समझ में आया होगा। ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और आगे अब आपके और भी टॉपिक्स आएंगे बिना किसी दिक्कत परेशानी के। वीडियो में कोई गलती हुई हो, कोई मिस्टेक, कुछ भी गलत टाइप कर दिया हो, या कुछ भी ऐसा कुछ हो गया हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और अपने ओपिनियन, अपने व्यूज़, अपना सपोर्ट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।